नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेंगे। मतलब आपका इनकम इससे बढ़ सकता है इस इवेंट की वजह से या इनकम घट सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ या काफ़ी ज़्यादा गिर जाएँ या फिर नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँ इन्वेस्टमेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें जो भी इवेंट पूरी दुनिया में हो रहा है या पॉलिसी कुछ भी ऐसा है, चाहे इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनालाइज़ करेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। शुरुआत कर लेता हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकल से, ये है रूपी स्टॉक्स स्लिप। रुपया नीचे गया, स्टॉक्स नीचे गए, क्रूड सोर्स, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ऊपर गया, एज़ इज़राइल स्ट्राइक्स ईरान। तो ऑयल प्राइसेस ये बढ़े हैं, रुपया वीक हुआ है एंड इक्विटी मार्केट्स शार्पली नीचे गए हैं। ग्लोबली अगर आप देखोगे फ्राइडे को, क्योंकि इज़राइल ने कंटीन्यूअसली स्ट्राइक किया है ईरान को एंड इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, टॉप इरानियन मिलिट्री कमांडर्स को भी टारगेट किया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आया है ऑफ कोर्स ईरान की तरफ से, काफ़ी सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं इन्होंने दागे हैं इज़राइल पर और वहाँ पर भी हमें कुछ डैमेजेस होते हुए नज़र आए हैं। तो इसका फाइनेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखो, नास्डैक ये यूएस के मार्केट्स हैं, ठीक है? यूएस, नास्डैक 0.7%, एस-एंड-पी 0.7%, डाउ जोन्स 1.1%। यूरोप में एफटीएसई 100 है, 0.5%, सीएसी 40 ये फ्रांस का इंडेक्स है 1.1%, डैक्स इंडेक्स जर्मन इंडेक्स है, यूरो स्टॉक्स 1.4%, एशिया में हांग सेंग हांगकांग का इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडिया का है, निफ्टी इंडिया का है एंड कॉस्पी आई थिंक साउथ कोरियन इंडेक्स है 0.9% नीचे, निक्के जापानीज़ है 0.9% एंड टाई एक्सचेंज ताइवान का है आई थिंक, तो ये है 1% नीचे। ये सारे एक्सचेंजेस अगर आप देख सकते हो नीचे हैं, कोई भी क्रैश टर्म हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट्स नीचे गए हैं बट कुछ बहुत बड़ा उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया है यहाँ पे। करेंसी और कमोडिटी की बात करें तो आप देख सकते हो जो पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे वो है क्रूड ऑयल और एक है गोल्ड। इसे लोग गोल्ड खरीदते हैं इक्विटीज़ के साथ कि ये एज़ अ हेज रहेगा यहाँ पे। कभी भी ऐसे इवेंट्स जब होते हैं, ग्लोबल टर्मिनल आता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हेज की तरह काम करता है गोल्ड। रुपये वर्सेस डॉलर देखोगे तो रुपया भी डेप्रिशिएट हुआ है। नेचुरली जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो रुपया हमेशा या कोई भी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर जाती है। तो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं है लेकिन वॉलेटिलिटी मतलब फ़ियर काफ़ी बढ़ रहा है कि आगे कुछ बुरा हो सकता है। ये लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। तो अगर आप देखोगे इस टाइम पे तो ये अपॉर्च्युनिटी क्या रहती है? ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहती है अगर आप कुछ ऐसे शेयर्स लेना चाहते थे जो बड़े हाई पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनीज़ बहुत लाजवाब है। लेकिन आप देखोगे कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो कंपनीज़ बहुत लाजवाब है ना, वो पहले ही बहुत हाई पीई पे ट्रेड करने लगती हैं, तो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं, तो जब कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, तब उनमें हमें करेक्शन देखने को मिलता है और ये वही वक़्त हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा ही वक़्त है, जहाँ पर कि बहुत अच्छी कंपनीज़ कम वैल्यूएशन पे, थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पे तो एट लीस्ट मिल जाएँगी। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो के लिए अपॉर्च्युनिटी है। ट्रेडर्स यहाँ पे हो सकता है डरे हुए होंगे अगर वो अनहेज्ड पोज़ीशंस कैरी कर रहे होंगे तो। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, है एसबीआई कट्स ईबीएलआर होम लोन रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5% एंड यहाँ पे कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट ईबीएलआर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट एंड होम लोन रेट, इसको 0.5% से घटाया है 50 बेसिस पॉइंट से एंड आरबीआई का जो इस टाइम पे डिसीजन था बस इसी को इन्होंने फॉलो किया है। पीएलआर अब रिवाइज्ड होकर कितना हो चुका है 8.5%, जो पहले कितना था 8.65%। एंड जिनकी होम लोन है जो लिंक्ड है ईबीएलआर से वो अब होंगे 7.5% से 8.45% की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन की बोरोवर्स है उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। लेंडर्स ने रिड्यूस किए हैं इंटरेस्ट रेट स्पेशल डिपॉजिट स्कीम पे भी बाय 25 बेसिस पॉइंट्स और जो रिवाइज रेट्स हैं ये इफेक्टिव होंगे जून 15 से एंड वी हैव पास्ड एन एंटायर कट रेपो रेट में। ईबीआर वर्क करता है एज अ बेंचमार्क फॉर pricing various loans and its calculation takes into account credit risk premium रिफ्लेक्टिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद बॉयज क्रेडिट प्रोफाइल। तो ईबीएलआर क्या होता है? यहाँ पे देखिए ईबीएलआर ना एक बेंचमार्क की तरह है, ठीक है? ये एक ऐसा रेट है जो बेंचमार्क की तरह यूज़ होता है अलग-अलग लोन्स में और यहाँ पे ये रेट कैसे डिसाइड होता है? मैं बता देता हूँ कि आपको अगर मैं लोन दे रहा हूँ और आप ऐसे इंसान हो जिसने लेट्स से लोन्स लिए हैं पहले लेकिन ईएमआईज़ मिस की हैं, ठीक है? इतना फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है, तो मैं आपसे ज़्यादा रेट चार्ज करूँगा। क्यों? क्योंकि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो, तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल किया जाता है, रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ईबीएलआर जो लोन्स हैं, वो भी बेंचमार्क की तरह यूज़ करते हैं अलग-अलग लोन्स में और कैलकुलेशन जो होता है इसमें क्रेडिट रिस्क का प्रीमियम
जो होता है उसे भी अकाउंट किया जाता है, कितना रिस्क एसोसिएटेड है इस बोरोवर से। एक ऐसा बंदा है जो कभी मिस ही नहीं करता ईएमआई, 10 साल में 1 भी नहीं मिस किया है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे उसके लिए बेटर रेट्स होंगे, कम रेट्स होंगे। डिपॉज़िट साइड पे अगर आप देखोगे तो डिपॉज़िट में भी पैसे कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है अब एफडी का रेट बहुत ज़्यादा होगा। एफडी के रेट धीरे-धीरे अब घटते जाएँगे, तो 25 बेसिस पॉइंट से हमें घटते हुए नज़र आए हैं। कार्ड रेट्स अगर बात करें डोमेस्टिक रिटेल डिपॉजिट्स की वो भी चेंज नहीं हुई है एंड आरएसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इंटरेस्ट टर्म डिपॉजिट्स पे अक्रॉस मैच्योरिटीज बाय 20 बेसिस पॉइंट्स। तो अभी फिर से ये रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में बहुत ही सस्ते दाम पर लोन अवेलेबल है। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। जब प्रॉफ़िट कमाना आसान है, क्यों? क्योंकि जब आप लोन पे बिज़नेस करते हो, तो आपको इतना प्रॉफ़िट निकालना है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स कर पाओ। उसके ऊपर जो भी है, वो आपका फ़ायदा है, राइट? तो जितना कम इंटरेस्ट पेमेंट होगा, उतनी जल्दी आप फ़ायदे में आ जाओगे, राइट? उतने ही ज़्यादा चांसेज़ होंगे बढ़िया पैसे कमाने के। तो यही ऐसे जब साइकल्स होते हैं यूजुअली इकोनॉमी में जब रेट कट होता है, तो हमें बिज़नेस एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती है। फॉर एज लॉन्ग एज ऑयल्स लॉस डिकेड इज अबाउट टू बी रिपीटेड। अब यहाँ पर हम बात करें ऑयल की, और जितना हम आज तक याद कर सकते हैं रूल ऑफ थंब जो है ये हमेशा सच रहता है। हर साल जो वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्शन है ऑयल का वो बढ़ता है 1 मिलियन बैरल पर डे से, हर साल बढ़ता है। 1983 में 56.6 मिलियन बैरल था, 2030 में 40 ईयर्स लेटर ये है 40 मिलियन बैरल्स मोर, मतलब 96.3 मिलियन बैरल्स पर डे। तो एनुअल फिगर जो है ये जंप करता रहता है थैंक्स टू वॉर्स, रिसेशन एंड राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमीज, बढ़ता घटता रहता है इसकी वजह से, राइट? लेकिन अगर आप देखेंगे अ, जो ओवरऑल क्लोज़र अगर आप क्लोज़र लुक थोड़ा देते हैं इसको, तो जो हम बोलते हैं लेबल करते हैं कि ये ऑयल प्रोडक्शन है, इट इज़ नॉट ऑयल एट ऑल। लेकिन ये गैसेज़ हैं जैसे कि एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इन्हें हम बायोफ्यूल्स की कैटेगरी में लाते हैं। तो अगर आप कंसिडर करते हैं खाली क्रूड ऑयल जो सब्जेक्ट है टू ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक के जो कोटा पॉलिसीज़ है उससे, तो जो प्राइस कोट किए जाते हैं नाइटली न्यूज़ बेसिस पे, जो प्रोडक्शन है वो बारली बढ़ रहा है। तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो ओपेक प्रोड्यूस करता है वो बारली बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ग्लोबल आउटपुट है वो भी रहने वाला है कितना? 3,60,000 डेली बैरल्स, जो इट इज़ ग्रेटर दैन व्हाट इट वाज़ इन 2015। 2026 की भी अगर बात करें तो क्रूड आउटपुट आउटपुट एक्चुअली लो रहने वाला है। ठीक है, जो प्रोडक्शन पीक था हमने हिट किया था 2018 में, उससे कम ही रहने वाला है, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री जो है वो एक लॉस्ट डेकेड हिट करने वाली है सिंस 1980s, जब ये बफेट हुआ था किससे? बाय आफ्टरमैथ ऑफ 1970s ऑयल क्राइसिस एंड डिक्लाइन ऑफ सोवियत सोवियत ब्लॉक। 1780s 90s काफ़ी वॉलेटाइल टाइम थे उस टाइम पे अगर आप देखोगे, ठीक है? सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो वॉर हुए मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे। तो जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा मार्केट शेयर लेते जा रहे हैं, क्लाइमेट डैमेज ये और बढ़ रहा है, और सब्सीक्वेंट डेकेड्स इससे भी ज़्यादा वर्स होने वाला है। तो सर्टेनिटी क्या है यहाँ पे? हम जो बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑयल इंडस्ट्री वो इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है? इट इज़ इन्वेस्टिंग, और जो अपस्ट्रीम ऑयल फील्ड है वो स्पेंड कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन ये स्पेंडिंग धीरे-धीरे हमेशा घटती रहेगी। सो वी विल एक्सपेक्ट लेट्स से अ 6% फॉल दिस ईयर टू $420 बिलियन, और ये कहना किसका है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, आईईए का। तो फॉसिल फ्यूल्स एज़ अ होल दे विल रिसीव 1.1 ट्रिलियन रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आएँगी, बट इट विल कीप डिक्रीजिंग डेकेड बाय डेकेड, ठीक है? एंड क्लीन एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही है? 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। सो येस, देयर इज़ स्टिल अपॉर्च्युनिटीज़ अगर कोई फॉसिल्स में काम करना चाहता है, बट more people are interested in renewable energy than fossil fuels। तो आगे आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या प्रोडक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा आगे होना है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इट मेक्स द पिक्चर इवन मोर स्टार्क। अगर आप क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो इट इज़ गेटिंग चीपर। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी देखोगे तो हर साल रेट इसके सस्ते होते जा रहे हैं। मैं अगर सोलर पैनल्स की बात करूँ ना, 20 साल पहले से आप कंपेयर करोगे इस टाइम पे, सोलर पैनल 98% ज़्यादा सस्ते हैं पहले से। येस। जो चीज़ ₹100 की मिलती थी आपको सोलर पैनल्स या सोलर इक्विपमेंट्स 100 साल सॉरी 20 साल पहले, वो अब रुपए की जगह अब ₹2 की मिल रही है, ₹3 की मिल रही है। इतना बड़ा डिफरेंस आया है, एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? तो द अपोजिट इज़ हैपनिंग इन ऑयल पैच पार्टिकुलरली इन यूएस, जहाँ पे देखोगे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% के स्टील टैरिफ्स लगाए हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने खैर पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी यूएस में आने के बाद, उन्होंने कहा कि हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएँगे या जो भी चीज़ें हैं, बट इन द लॉन्ग रन यू कैन नॉट बेट ऑन ऑयल इस तरीके से। एंड जो डेटा हम देखते हैं ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने का, इट इज़ ऑल्सो नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बायोफ्यूल्स वगैरह हैं, इनका शेयर काफ़ी ज़्यादा है।
अगले आर्टिकल की बात करूँगा और ये है गोल्ड के बारे में। अच्छा, गोल्ड एज़ अ हेज, गोल्ड एज़ अ हेज, हेज ले लो, ये हम बोलते रहते हैं, सबको पता है ये चीज़, चाहे अब एनालिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको ये पता होने के लिए कि गोल्ड आपके पोर्टफ़ोलियो में हेज की तरह काम करता है, थैंक्स टू यूट्यूब मैं कहूँगा। तो गोल्ड क्रॉस कर चुका है ₹1,00,000, ठीक है? 10 ग्राम गोल्ड अब 1,00,000 के ऊपर जा चुका है फिर से, क्यों? क्योंकि टेंशन्स बढ़ रहे हैं। तो इज़राइल और ईरान, ये दोनों कंट्रीज़ अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल से थोड़ा ये टर्मोइल ही क्रिएट कर रही हैं, राइट? ईरान के टेंशन्स यूएस के साथ भी रहते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर पॉलिसीज़ जो है इनकी न्यूक्लियर हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन एक वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए, राइट? एंड कहीं न कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो अब हमें सिर्फ़ इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में सोचना है। सबसे पहले देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं कि ईरान, इज़राइल जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम कहते हैं ना कि यार उसका घर उस इंसान का छोटा है, लेकिन वो सिटी के प्राइम लोकेशन में है, वहीं से सारी चीज़ें बड़ी पास है। तो इज़राइल और ईरान जहाँ पे लोकेटेड है, वहीं से हमारा अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ ऑयल ट्रैवल करके इंडिया आता है, एशियन कंट्रीज़ में आता है। ऑयल सप्लाई की कमी नहीं है, लेकिन अगर रास्ते ही ब्लॉक हो जाएँगे, तो ऑयल हमारे पास कैसे पहुँचेगा? तो सबसे पहली टेंशन तो ये रहती है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेज़ सबसे पहले बढ़ जाते हैं, राइट? दूसरा, कंपनीज़ अगर ग्लोबली देखेंगी कि ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो जाएँ या कोई फुल स्केल वॉर हो जाए, ऐसे टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहती हैं, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट्स करने से डरती हैं। कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहेगा, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है हमारे लिए, राइट? और ऐसे टाइम पे जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इक्विटीज़ की जगह पैसा ऐसी जगह डालते हैं जहाँ या तो फिक्स्ड इनकम आ जाए या फिर जो हेज की तरह हो, थोड़ा डिफेंसिव सिक्योरिटी हो, जैसे कि डिफेंसिव एसेट हो, जैसे कि गोल्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, इज़राइल की बात करें, ईरान की बात करें, गोल्ड के दाम वैसे-वैसे बढ़ते जा रहे हैं और इसका रीज़न यही है कि मार्केट से पैसा, इक्विटी मार्केट से रोटेट होकर कहाँ जा रहा है? गोल्ड में जा रहा है। इक्विटी मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? गोल्ड में जा रहा है और यही रीज़न है कि 1,00,000 आने के बावजूद आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने को तैयार है। गोल्ड यहाँ से और ऊपर ही जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो जैसे-जैसे रिटेलिएटरी एक्शंस बढ़ते जाएँगे कि भाई रिटेलिएट किया ईरान ने, फिर उसका रिटेलिएशन किया इज़राइल ने, आप देखोगे कि सिचुएशन और वर्स होता जाएगा और हो सकता है गोल्ड पे भी वो रिफ्लेक्ट हो और स्टॉक मार्केट्स पे भी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। अगले आर्टिकल की बात करूँगा और यह है फ्लेयर अप में टेक अ टोल ऑन इंडियाज़ टी एक्सपोर्ट्स। मैं कल ही डिस्कस कर रहा था कि कमोडिटी मार्केट ना इक्विटी मार्केट से बहुत ही बड़ा मार्केट है, ठीक है? हम जो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है, ये कमोडिटीज़ इतनी बड़ी होती हैं। अब कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इक्विटी मार्केट कमोडिटी मार्केट से ही चलता है। कुछ भी कंपनी अगर बना रही है, तो उसमें यूज़ क्या होगा? कमोडिटी तो यूज़ होगा, राइट? अब तो हम बात कर रहे हैं कमोडिटी सप्लाई और डिमांड पे, क्योंकि सप्लाई और डिमांड काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है कमोडिटी के प्राइस को, जो अफ़ेक्ट करता है आपके शेयर के प्राइसेज़ को, इन्वेस्टमेंट के प्राइसेज़ को। तो यहाँ पे रॉबस्ट डिमांड आती हुई नज़र आ रही है मेरे हमें वेस्ट एशियन मार्केट से, जैसे ईरान, इराक हो गया, जिसकी वज़ह से इंडियन ऑर्थोडॉक्स टी जो है ना, इसके दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन अब इज़राइल, ईरान में टेंशन आया, तो इसकी वज़ह से क्या होगा, इनके जो पोटेंशियल होगा, वो कहीं न कहीं अब यहाँ पे हम मिस कर देंगे। जितना हम पैसा इससे कमा सकते थे, जितना हम प्रोडक्शन कर सकते थे, तो कहीं न कहीं ये काफ़ी सफ़र कर सकता है इस टाइम पे। तो प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक टेम्परेरी ब्लिप आ सकता है ट्रेड में एंड यहाँ पे काफ़ी फ्लूइड है इस टाइम पे चीज़ें, किसी भी असेसमेंट के लिए कोई आप कुछ असेस कर नहीं सकते, हो सकता है 2 घंटे बाद कुछ और हो जाए। तो ऑर्थोडॉक्स टी डिपेंडेंट होता है डिमांड फ्रॉम ईरान और जो सेटबैक अगर ईरान में आता है, इट विल बी सेटबैक फॉर एक्सपोर्ट्स पर्टिकुलरली ऑर्थोडॉक्स एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड होपिंग कि जो सिचुएशन है वो सेटल डाउन हो जाएगी। एंड अगर आप देखोगे करंट ईयर में भी तो इंडियन ऑर्थोडॉक्स टी ने गुड डिमांड देखा है कहाँ पे? श्रीलंका में, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर है इस वैरायटी का एंड इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट बिलो इट्स पीक आउटपुट। इंडियन प्रोड्यूस की 118 मिलियन केजीज ऑफ ऑर्थोडॉक्स टी आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1284.78। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीक प्रोडक्शन जो है हम नहीं कर पा रहे हैं और प्राइसेस बूस्ट हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई शॉक्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो सप्लाई शॉक्स जब भी आते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन डिमांड भी उससे घट जाती है। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है कि हम सस्टेनेबली अगर स्टेबिलिटी के साथ इस बिज़नेस इसको एज़ अ बिज़नेस बना पाएँ, लोगों के लिए बना पाएँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर वर्क कर सकता है। एंड यहाँ पे जो सप्लाई क्रंचेज़ आ जाते हैं या फिर शॉक्स आ जाते हैं स्पेसिफिकली क्योंकि ईरान यहाँ पे एक बड़ा कस्टमर है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आगे वहाँ पर हमेशा वोलेटिलिटी रहने वाली है। तो इनके जो डिमांड रहेगा इनके प्रोडक्ट का, ये भी
वॉलेटाइल रहने वाला है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आप दूसरे मार्केट्स में एक्सप्लोर करो। ईरान और इराक की जगह और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब वहाँ पे इसको प्रोडक्ट को ट्राई करो वहाँ पे कि क्या हम मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हैं एज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे स्कोप है या नहीं है, ठीक है? तो इंडिया काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है, मैं बोलूँगा टी का, कॉफ़ी भी हमारे यहाँ काफ़ी प्रोड्यूस होता है, मिलियंस ऑफ किलोग्राम्स हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो लेकिन इस टाइम पे चैलेंज हमारे लिए क्या आ रहा है? डिमांड का चैलेंज आ रहा है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनेशनल, उसका चैलेंज आ रहा है। तो देखिए, इंडिया में लोग क्यों इतने कंप्लेसेंट रहता है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा अभी नहीं है। हम अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ों में बहुत अच्छा हो गया है, कई चीज़ों में अभी भी बहुत वीक है। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा इंटरनेशनल चीज़ों से, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। जिनको फ़र्क पड़ता है, वो काफ़ी वोकल रहता है यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल सिनेरियो, जो भी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसीज़, टैरिफ्स, ये सारी चीज़ों से। सो पोर्टफोलियो में भी हमेशा आप देखना कि कई चीज़ें, स्टॉक्स ऐसे रखो ना जिनको बाहर से कोई फ़र्क ना पड़ता हो एक्सपोर्ट से, और कुछ ऐसे रखो जो एकदम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, कि अगर ग्लोबल ग्रोथ आती है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बहुत अच्छा करते हैं, रुपया डेप्रिशिएट होता है तब भी वो बहुत बढ़िया करते हैं, और जो डोमेस्टिक डिमांड वाले हैं वो थोड़े स्टेबल रहते हैं टर्मिनल्स के टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।